हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे क्लास 10वीं का एनसीईआरटी गणित, जिसमें से हम देखेंगे प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग विधि है क्या और इसे कैसे समझेंगे, सारे नियम कानून हम आपको बताएंगे। बस वीडियो में आ गए हैं तो वीडियो में बने रहिए। एक एक करके हम सारे इस पॉइंट्स ऑफ व्यू को समझेंगे कि कैसे हम इस प्रश्न को हल करेंगे और कैसे समझेंगे, क्योंकि जब भी हम नया चीज़ पढ़ाते हैं तो उसका पहले बेसिक स्ट्रक्चर बताते हैं और उसके बाद हम प्रश्नों को सॉल्व करने की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा तो आप प्रश्नों को कितनों कर लीजिएगा, अच्छे से हल नहीं कर पाइएगा। तो चलिए एक बार और प्रश्न को हम पढ़ते हैं और समझते हैं क्या क्या इसमें करना है। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को अच्छे से समझना बेहद ही जरूरी है। यहाँ पे बोला गया है मूलों का अस्तित्व है तो इन्हें पूर्ण वर्ग, कौन सा वर्ग, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो भी द्विघात समीकरण हमारे पास दे रखे हैं उसको जानना पड़ेगा कि ये अस्तित्व में है या नहीं। ये अस्तित्व में होते क्या है मैं भी आपको ये बताऊंगा कि अस्तित्व में है क्या, और उसके बाद अगर अस्तित्व में है तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हमें इसे ज्ञात करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो भी प्रश्न आप बना रहे हैं उसमें आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी डी की। ठीक है, डी को हम लोग इंग्लिश में विविक्तर कहते हैं और इसका एक फार्मूला होता है जो होता है b² - 4ac। ओके, अब देखिए इसके बाद कुछ कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। मैं सारे फार्मूले डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा PDF के रूप में, आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके नोट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर उतारने की ज़रूरत नहीं है, रोक के वीडियो को ज़रूरत नहीं है लिखने की। और देखिए हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको बताएंगे जिसे आपको याद रखने हैं और PDF इसका हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से उतार सकते हैं। अस्तित्व का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। ठीक, यदि D का मान 0 से बड़ा हो तो अस्तित्व है, और इसका जो सिंबल होगा वो होगा D बड़ा और 0 छोटा। ये इसका मतलब क्या समझेंगे, D बड़ा है किससे, 0 से, मतलब D का मान जो होगा वो 0 से बड़ा 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप के कुछ भी हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, यदि D का मान 0 के बराबर है तो भी अस्तित्व है। 0, D बराबर कैसा होगा, 0। ठीक है, मतलब ये हम D का मान निकालेंगे इस फॉर्मूले से। ठीक है, और अगर D का मान 0 के बराबर आता है या 0 से बड़ा आता है तो मूलों का अस्तित्व है। ठीक, यहाँ पे मूल किसे कहते हैं, मूल का मतलब होता है x, है ना। कितने होते हैं, x। मूल मतलब क्या, x, और लास्ट में जाके x के जो मान निकलेंगे वो 2 मान निकलेंगे, 2 मूल निकलेंगे। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं मूल। अब देखिए तीसरा कंडीशन में क्या है, यदि D का मान 0 से छोटा यानी कि ऋणात्मक हो तो अस्तित्व नहीं होगा। D का मान अगर छोटा होगा किससे, D से, 0 से छोटा होगा, माइनस में, माइनस जैसे आ जाएगा हमारा -1, कितना, -1 आ जाएगा, या -5 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, तो ये सब 0 से छोटा है ना। और 0 से जो भी छोटा रहेगा उसे हम लोग ऋणात्मक ही लेते हैं, है ना। अब देखिए ऋणात्मक अगर लेंगे तो 0 से छोटा हो जाएगा, 0 से छोटा होगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। मतलब 2 ही कंडीशन में पूर्ण वर्ग बनेगा। एक, अगर D से 0 का मान 0 का मान D से बड़ा हो और 0 का मान D के बराबर हो, तो यहाँ पर 2 ही कंडीशन में अस्तित्व में आएगा और वही कंडीशन में हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसे ज्ञात करना है। आशा करते हैं ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। देखिए ये वाला पॉइंट्स आपको समझ आया है और ये एक फॉर्मूला समझ आ गया है। ठीक है, अब हम तीसरा पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है यहाँ पे आपको लिखने हैं, यदि D का मान 0 से छोटा हो यानी कि 0 से छोटा माइनस में हो तो मूल वास्तविक एवं असमान नहीं होंगे। इसका कोई आगे हल जाएगा ही नहीं, हमने आपको बता दिया। अगर 0 के बराबर हो D का मान, 0 के बराबर, तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। यही वाला पॉइंट है, सेम टू सेम यही वाला पॉइंट्स हमने आपको बताया है, बस दूसरी भाषा में। अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, जब मैं क्वेश्चन को हल करूंगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये तीसरा पॉइंट है, यदि D का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। ये असमान और समान क्या बता रहे हैं वह मैं सब बताता हूँ आपको। देखिए अगर D का जब आप मान निकालेंगे ना और 0 के बराबर D का मान आएगा तो जो मूल होंगे ना, मूल वो वास्तविक मतलब हकीकत वाले होंगे और समान होंगे। ये क्या होते हैं ये आपको पता चलेगा जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और D का मान अगर बड़ा होगा ना तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, मतलब जो 2 ठो मूल निकलेंगे ना वो क्या होगा, अगर D का मान 0 आया ना, 0, तो x के जो मान निकलेंगे ना वो दोनों सेम होंगे। अगर 2 1 का मान है तो इसका भी 2 होगा। ये समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन का उत्तर देंगे, आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे तब। और D का मान 0 से बड़ा हो, है ना, 0 से बड़ा हो तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, वैसे कंडीशन में मूल वास्तविक एवं असमान होता है, अलग अलग निकलते हैं 2 ठो x के मान।
तो हमने यहाँ पे आपको सिर्फ रिव्यू दिया है। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट वीडियो है 4.3 का, इसलिए वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप इसे बोर ना हो, आप इसे अच्छे से देखें, क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है और अच्छे तरीके से सीखना है। हमने कई वीडियो देखे हैं यूट्यूब के ऊपर, और भी टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें इसके बारे में बेसिक नॉलेज नहीं देते हैं, बस ऐसे पढ़ा देते हैं और उसको बच्चे लोग क्या कर लेते हैं, रट लेते हैं। रटना नहीं है, समझना है। क्या करना है, समझना है। हाँ, अब देखिए हमने यहाँ पे हल का हेडिंग दे दिया है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना होगा, पहला स्टेप, हम आपको 2-3 स्टेप बताएंगे और आपको वहाँ तक ले चलेंगे जहाँ तक इस प्रश्न का डिमांड है, जहाँ तक इस प्रश्नों को में उल्लेख है कि क्या करना है। पूर्ण वर्ग विधि होती कैसी है वो भी हम आपको साथ में बताने वाले हैं, और कैसे बनाते हैं वो भी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम विविक्तर निकालेंगे, डी निकालेंगे, क्योंकि इसी के माध्यम से हमें पता चलेगा कि डी का मान बड़ा है या छोटा। तो आइए सबसे पहले हम डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए हमें ए बी सी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मूले में बी है और यहाँ पर ए सी है। तो यहाँ पे सिंपली कुछ करना नहीं है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे 3 समीकरण हैं, और फर्स्ट वाले को ए बोलेंगे, सेकेंड वाले को बी बोलेंगे, और थर्ड वाले को सी बोलेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेंगे ए बराबर ये 2, बी बराबर -7, माइनस को भी ले लेना है, और सी बराबर 3। ठीक, ये हमने लिखा यहाँ से देख करके, कोई बड़ा इशू नहीं था, बेहद ही आसान है। बस शुरुआती दौर में जब भी आप कुछ सीखते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, इसीलिए विविक्तर हम निकालेंगे। इसीलिए विविक्तर यानी कि डी बराबर, विविक्तर डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बराबर के बराबर हमने दिए हैं, और यहाँ बी स्क्वायर मतलब बी का मान कितने हैं, -7, तो -7 हमने बिठा दिया, और उसके बाद बी स्क्वायर का बी स्क्वायर कर दिया, ये -4 का 4, यहाँ कुछ नहीं मतलब इंटू है, और इंटू के स्थान पे हमने इंटू रखा। ए का मान कितना है 2, तो हमने 2 बिठाया, और फिर इंटू, और सी का मान कितने हैं 3, तो हमने 3 बिठाया। अब इसको अपने हिसाब से क्या करेंगे, जोड़ घटा गुना कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो -7 गुना -7 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएंगे यहाँ पे प्लस, और 7 को 7 से गुना करेंगे तो हो जाएंगे 7 7 49, मतलब टोटल कितना आया हमारे पास, +7 49 आया। तो यहाँ पे हम +7 49 लिखेंगे। वैसे आप में से कई जानते हैं, लेकिन हमने फिर से बता दिया। 4 दूनी हो गए कितने, 12, और यहाँ पे कितने, 4 दूनी 8, 8 दिया हो जाएगा यहाँ पे 24, तो यहाँ पे हमने 24 को लिखा। अब देखिए 49 में अगर 24 चला जाता है तो कितने बच कर आते हैं, 25, कितने, 25, यानी कि ये जो 25 आया है ना, ये डी का मान है। अब हमें ये बताइए डी का मान 0 से बड़ा है या 0 के बराबर, तो आप जाहिर से कहेंगे सर 0 से बड़ा है, और हमने आपको कहा यदि डी का मान 0 से बड़ा है तो अस्तित्व है, मतलब इसका पूर्ण वर्ग बनेगा। पूर्ण वर्ग बनेगा, ये यहाँ से हमने जान लिया इसका पूर्ण वर्ग बनेगा, लेकिन पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसके पहले हमें कुछ लिखना पड़ता है। तो वो क्या लिखेंगे, जो लिखने वाला स्टेप है वो स्टेप नंबर 2 है। तो यहाँ पे है यदि डी का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। तो डी का मान जो है सो 0 से बड़ा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि डी का मान 0 से बड़ा है, जीरो से बड़ा है, हम ब्रैकेट में लिख देंगे ये वाला सिंबल। देखिए ये वाला सिंबल लिख देंगे, ये क्या दर्शाता है, डी बड़ा है और 0 छोटा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डी बड़ा और 0 छोटा। ओके, इसीलिए मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। हो गया। अब यहाँ के बाद हमें ये पता चल गया कि ये जो है सो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे और मूलों का अस्तित्व भी है। इसीलिए हमें क्या करना होगा, इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इसे सॉल्व करना होगा। अब पूर्ण वर्ग विधि होता क्या है, उसमें आपको 2-3 स्टेप हम बताएंगे। यहाँ से हमें ये पता चला है कि मूलों का अस्तित्व है, और आपको मार्क्स उठाने हैं तो बिल्कुल इसी मार्क्स से बनाइएगा। यही तरीका होना चाहिए आपको बनाने का, तभी आपके फुल में फुल मार्क्स आएंगे। इसका PDF हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसे नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं पूर्ण वर्ग विधि से। क्योंकि हम इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम हेडिंग दे देंगे पूर्ण वर्ग विधि से हल।
ये जो हो गया ये हो गया हेडिंग। अब हमें क्या करना है, एक बार पुनः क्वेश्चन को री करना है, रीराइट करना है। तो यहाँ पे हमने फिर से रीराइट यानी कि फिर से उतार दिया। क्वेश्चन है 2x² - 7x और प्लस में 3 बराबर में 0। ओके, अब हमें क्या करना होता है, पहले x² को देखना। पहला स्टेप तो ये है कि आप इस पे x² को देखो। x² यहाँ पे है, जो भी x² के बगल में हो, गुणांक में हो, उसी संख्या को सभी से हम लोग दे देंगे भाग। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं x² के आगे क्या है 2। ये पूर्ण वर्ग विधि बनाने का पहला स्टेप है। अब ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए, आपको बिल्कुल पूरा समझ में आएगा पूर्ण वर्ग विधि क्या होता है, वही हम यहाँ पे बता रहे हैं। पहले तो आप ये देखना पूरे समीकरण में x² कहाँ है, x² यहाँ पे, उसके गुणांक में जो भी होगा उसको पूरा समीकरण में भाग दे देना दोनों ओर। तो एक पक्ष ये है और एक पक्ष इधर 0 वाला है। तो यहाँ पे हम लेंगे, हमने देख लिया कि इसके आगे 2 है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर 2 से भाग करने पर। यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों ओर 2 से भाग करने पर। जो भी समीकरण है उसे आप लिख लेंगे। तो यहाँ पे समीकरण है 2x² - 7x + 3 बराबर 0। अब चूँकि हमने ऊपर कहा है कि 2 से भाग देंगे पूरे समीकरण को दोनों ओर, तो यहाँ पे भी हम 2 से भाग देंगे, यहाँ पे भी 2 से भाग देंगे, यहाँ भी 2 से भाग देंगे और यहाँ पर भी 2 से भाग देंगे। अब जब हम इसे भाग देंगे तो 2 और 2 कट जाएंगे, यानी कि यहाँ पे अकेले x² बचेगा, -7 और 2 भाग नहीं जाएगा, इसलिए ऊपर 7x और नीचे बाय में 2 बचेंगे। यहाँ पे हम सिंपली 2 लिख देंगे, प्लस का हम प्लस देंगे और यहाँ पे ये 3/2 भी भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 3/2 लिखेंगे। बराबर 0 के बटे में कोई भी संख्या हो वो 0 ही कहलाती है, क्योंकि भाग होके वो 0 हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास इस टाइप का समीकरण मिला है। अब देखिए यहाँ के बाद होता है दूसरा स्टेप चालू। दूसरा स्टेप अगर हम देखेंगे तो उसमें a + b का होल स्क्वायर का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जात वाले को उधर भेज देते हैं। जैसे ये x² का x² - 7x और बाय में 2 बराबर ये जो 3/2 है हम इसे उधर ले जाएंगे, तो ये माइनस में हो जाएगा -3/2। अब देखिए यहाँ पे इधर का अलग बचा है और इधर का अलग बचा है। स्टेप 2 यहीं पे लेना है आपको, और क्या स्टेप 2 लेंगे वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और यहीं वाले स्टेप का नाम है पूर्ण वर्ग विधि। क्या है? पूर्ण वर्ग विधि। तो आपको करने क्या है, आपने पहले वाले स्टेप में देखे थे x² को, अब दूसरे वाले स्टेप में देखना है केवल x को। तो केवल x यहाँ पे है। अब जो भी है x के गुणांक में यहाँ पे 7/2 है, उसको क्या करना है, 1 से गुना करना है। क्या करना है? 1/2 से गुना करना है। तो 7/2 है x के गुणांक में, इसे 1/2 से आपको गुना करने हैं। तो 7 को 1 से गुना करेंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। कितना आ गया? 7/4। 7/4 को क्या करना है, दोनों पक्षों में आपको जोड़ देने हैं, इधर भी जोड़ देने हैं और इधर भी जोड़ देने हैं। 7/4 आया कहाँ से? कोई भी आप देखना x के गुणांक में देखना, यहाँ पे 7/2 था, अगर 3/4 रहता तो 3/4 से इसको 1/2 से गुना करते। बात समझ में आ रहा है? तो ये दूसरा स्टेप हो गया, इसी का नाम है पूर्ण वर्ग विधि। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों ओर 7/4 से, दोनों ओर 7/4 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों ओर 7/4 को जोड़ने पर, एक बात याद रहे, अभी हम यहाँ पे एक चेंजमेंट और करेंगे हल्का सा, जोड़ने पर ये जो है ना 7/4, इसका हम पूर्ण वर्ग कर देंगे। हमने आपको कहा ना यहीं का नाम है पूर्ण वर्ग। तो एक बार और समझिए क्या किया, x का जो भी गुणांक है उसको हमने 1/2 से गुना किया और उसका स्क्वायर करके दोनों ओर जोड़ दिया, और पूरी प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया को नाम दिया गया पूर्ण वर्ग विधि। बात समझ में आई? यहाँ पे वर्ग करते हैं इसीलिए। तो चलिए अब हम जो यहाँ ऊपर में बोले हैं वही काम हम नीचे करते हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो ये अन्याय हो जाएगा, क्योंकि हमने बोल दिया लेकिन किया नहीं। तो यहाँ पे x² का x², ये माइनस का 7x और बाय में 2। अब देखिए ये जोड़ने के बात हुई है, तो हम यहाँ पे इसे प्लस कर देंगे, प्लस 7/4 और ये हो गया स्क्वायर।
बराबर में -3/2 है, तो इसे भी हम यहाँ पे लिख देंगे। और इसके भी प्लस में क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे 7/4, और इसका जो होल पावर है वो कितने हैं, 2 है। ठीक, अब देखिए यहाँ के बाद एक तीसरा पॉइंट आता है जो कि लास्ट पॉइंट है। ठीक, ये इस लास्ट पॉइंट में आपको करने क्या है, a+b का होल स्क्वायर वाला आपको दिमाग लगाने हैं जैसे, और वह जो स्टेप है वो है आधारित a - b का होल स्क्वायर पे और a+b का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर देखेंगे तो माइनस था, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस को लिया। होता क्या है एक्चुअली में, हमें इस पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा बनाने वाले में ये वाला फार्मूला दिया हुआ रहता है और हमें इसके बदले में ये वाला लिखना होता है। अगर हम आपको बोलेंगे चलो भाई आप क्या करो, a - b का होल स्क्वायर का एक फार्मूला हमें लिख के दिखा दो, तो यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर का अगर फार्मूला आपको दे लिखने के लिए, तो फटाक से a² - 2ab और प्लस b² आप कर दोगे। आप में से कई बच्चे ऐसे करेंगे a² + b² - 2ab। अरे बात वही है, आप इसको इधर लिखो या फिर इधर लिखो। कहने का मेरा मतलब ये समझिए कि अगर ये वाला रहता है तो हम लोग ये वाला ले आते हैं, और अगर अगला कंडीशन में क्या बोल देगा, दूसरा कंडीशन में कि आप ये निकालो, क्या निकालो, a² - 2ab + b² बराबर क्या होगा आप बताओ। तो आपको सिंपली कुछ मत करना है, ये वाला पहले का लेना है और ये बाद का लेना है। ओके, और यहाँ पर क्या कर देना है, a लिखना है और यहाँ पे b लिखना है, इसे घेर देना है। अब देखो यहाँ पे 2 के आगे क्या है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस रखना है और b² कर देना है। बात समझ में आया, तो यहाँ से ये फार्मूला बन गया। आशा करते ये चीज़ भी आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब क्या किया है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो a² - 2ab + b² है, तो आपको क्या करना है, इसे a - b के फॉर्म में लिखना है। तो a की जगह पे क्या है, x है, तो यहाँ से हम x उठा लेंगे, फिर माइनस देंगे, और b की जगह पे 7/4 है, तो यहाँ से हम 7/4 को लिखेंगे और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। हमने यहाँ होल स्क्वायर भी कर दिया। बराबर के इधर जो भी लिखे हैं उसे हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे -3 का 3 और बाय में कितने हैं 2, और यहाँ पे क्या है प्लस का प्लस, और ये 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, यानी कि 7 × 7, तो ये हो जाएंगे 7 × 7 = 49, और बटे में ये हो जाएंगे 4 × 4 = 16। अब देखिए इसे हम यहाँ ज्यों का त्यों उतार देंगे, और ये जो है इसको हम अच्छे से एक बार सजा के लिख देंगे, या फिर आप एक काम करो, भिन्न का यहाँ पे जोड़ ले लो। तो यहाँ देखिए 2 और 16 का अगर हम भिन्न का जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 16। अब आप ये देखो 2 का टेबल में 16 8 बार में, इसलिए ऊपर वाला 8 बार, तो 3 8 ये कितना हो जाएंगे 24, और ये जो है ये तो माइनस है, ये तो रहेगा ही, प्लस का प्लस हम करेंगे, 16 का पहाड़ा में 16 एक बार में, इसलिए ऊपर वाला एक बार, 49 का 49। अब यहाँ पर फिर से हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, ये आपका x - 7 का 7 और बट्टा में 4, और ये जो है सो यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 49 में 24 चला जाएगा तो क्या बचेगा 25, और बटे में 16 का 16। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, यहाँ पे आपको देखने को ये मिलेगा कि ये जो है पावर इधर चला आएगा, उधर जब चला जाएगा तो वो रूट में हो जाएगा x - 7/4, और इधर ब्रैकेट रहेगा नहीं, ये जो स्क्वायर है बराबर के इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 और बटा में 16। ये हम क्या किए, स्क्वायर को इधर ले आए तो ये वर्गमूल बन गया। क्या, वर्गमूल। जिस प्रकार गर्ल्स शादी विवाह के ससुराल जाके दुल्हन बन जाती है ना, सेम उसी प्रकार से स्क्वायर उधर जाके वर्ग बन जाते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर वर्ग बन गया इधर आके। अब यहाँ पे हम लिखेंगे x - 7/4 का 4 बराबर में, ये जो √25 है, √25 का 5 आएगा और 16 का 4 आएगा। वर्गमूल आप लोग को पता है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन 10th क्लास में आप हैं तो आपको आने चाहिए। और ये जो आया है 5/16, ये दोनों में होगा, प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। तो यहाँ पे एक बार हम प्लस लिखेंगे और एक बार माइनस लिखेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो प्लस और माइनस दोनों में दिख रहा है ना, इसे 2 भागों में हम करके लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसे अलग करना बहुत ज़रूरी है। शादी विवाह के बाद जिस तरह भाई भाई अभी अलग हो रहे हैं, सेम प्रकार से इसे भी अलग करना होगा, क्योंकि एक बार ये प्लस में है और एक बार ये माइनस में है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे x - 7/4 बराबर, एक बार इसे हम प्लस में लिखेंगे, तो हम यहाँ पे एक बार इसे प्लस में ले लेते हैं, 5/4
ये हम इसे प्लस में लिए और या करके एक बार हम इसे माइनस में ले लेंगे सेम कंडीशन पे यही वाला लिख करके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 7/4 बराबर, एक बार चूँकि प्लस में लिए हैं इसीलिए एक बार इसे हम माइनस में लेंगे, -5/4। अब इसे हम क्या करेंगे, आगे हल कर देंगे। तो टोटल हमने 3 स्टेप बताए हैं पूर्ण वर्ग विधि के, जिसे आपको याद रखने हैं और आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप क्वेश्चन के साथ खेलने लगेंगे तो आपको ये चुटकियों में याद हो जाएंगे। अब यहाँ पे x बराबर हम लिखेंगे 5/4 और ये जो 7/4 है ये माइनस में है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 7/4। हमें दोनों को अलग अलग वे में हल करने हैं। यहाँ पर 4 और 4 का अगर एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा। तो यहाँ पे हमने 4 को लिख लिया और अगर हम यहाँ देखें तो ये 4 एकम 4 इसलिए ऊपर वाला 5 एकम 5, 4 एकम 4 तो 7 एकम 7। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा, ये आएगा 12/4, यानी कि इसको अगर काटेंगे तो आएगा कितना, 3 आएगा। कितने आ जाएंगे, 3। चलिए तो ये एक हल हो गया। अब हम दूसरा वे वाला हल करते हैं जिसे हमने x बराबर -5/4 के रूप में लिखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसे भी हमें हल करना होगा। तो यहाँ एक हम लाइन खींच देते हैं। ये लाइन यही दर्शाएगी कि ये दोनों जो हम हल किए हैं ये अलग अलग हैं, एक ही साथ नहीं है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब ये जो -7/4 है ये बराबर के इधर प्लस में आ जाएगा और यहाँ पे 4 का 4 पहले के जैसा, इसमें भी यहाँ पर भी एलसीएम 4 ही आएगा। तो हमने यहाँ पे 4 ले लिया है। सेम बेसिस पे 5 एकम 5, लेकिन ये माइनस में है, और प्लस 7 एकम 7, x बराबर यहाँ पे आ रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो 7 में ये चला जाएगा कितना, 5, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, और नीचे में कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। इसे जब हम कट करेंगे 2/4 को तो 1/2 निकलेगा और 1/2 आएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 आया था और यहाँ पे 1/2 आया था। अब हम आपको थोड़ा सा आपको बताते हैं, जो हमने शुरुआत में आपसे कहा था कि मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। देखिए जो भी क्वेश्चन में दिया रहता है हमें पहले पता चल जाता है कि मूल का मान क्या निकलेगा। हमने यहाँ पे आपको कहा कि d का मान अगर 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। वास्तविक मतलब कोई संख्या होगी और वास्तविक एवं असमान होंगे। असमान का मतलब क्या, जो भी x के मान निकलेंगे दो ठोना वो असमान होंगे। तो देखिए अलग अलग है कि नहीं, असमान मतलब क्या, अलग अलग। तो ये देखिए और ये देखिए दोनों मान अलग निकले हैं अगर d का मान बराबर बड़ा हो तो। अगर d का मान 0 आएगा ना तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे, x के दोनों मान समान होंगे। तो चलिए पहला वीडियो था, समझाना था, इसलिए वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है तो आपसे हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन अब जो वीडियो आएगी वो बहुत सटीक और अच्छी रहेगी। चलिए आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक प्यारा सा कमेंट आप बता देना कि वीडियो आपको कैसी लगी और आपको पढ़ने में कैसा लगा। इन सब के पेजेस के मैं लिंक वीडियो में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके इसे उतार सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।